वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं पार्ट 4 लेके आया हूं। जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है इंडियन पॉलिटी की, उसका पार्ट नंबर 4 लेके मैं आपके सामने यहां पे आया हूं। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट्स इससे पहले अपलोड किए हैं। उनमें हमने अराउंड 90 MCQ इंडियन पॉलिटी पे, जो कि टॉप के MCQ थे, वो हमने डिस्कस किए। उसमें हमने डिटेल डिस्कशन की, उसके जो ऑप्शंस थे वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसी तरह से मैंने हर एक कंपोनेंट में, जो GS का कंपोनेंट होता है, उसमें 500 MCQ टॉप के आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो ये उसी की सीरीज़ है पॉलिटी की। यहाँ पे हमने ये पार्ट नंबर 4 है। तो जिसने भी पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा, पहले आप ये 3 पार्ट्स देखिए, उसके बाद पार्ट नंबर 4 देखिए। उसके बाद देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूँगा, ये जो सीरीज़ है ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप स्टेट PSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप SSC CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप स्टेट की किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, अगर आप JK SSB के किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या जो आने वाली नायब तहसीलदार की पोस्ट है, अगर आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये हर एक के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि ये जो UPSC स्टेट PSC के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने कुछ MCQ इसमें लिए हैं वो लक्ष्मीकांत से हैं, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स है जो स्टेट PSC है वहाँ से लिए हैं, कुछ SSC CGL से लिए हैं, कुछ JK SSB के पेपर से लिए है। तो मिक्सचर है हर जगह का। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे। और हम एक तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो भी ऑप्शंस होंगे वो भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है। आज का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए, जो भी स्टेटमेंट्स है रिलेटेड टू मनी बिल है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे मनी बिल के बारे में जो भी प्रोविजंस होते हैं वो समझा दूंगा, उसके बाद आप खुद ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। देखिए, जो मनी बिल होती है ना, मनी बिल आती है अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 110 आर्टिकल है वो किसके साथ डील करता है, मनी बिल के रिलेटेड। जब भी मनी बिल होती है वो ऑलवेज इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में। राज्यसभा में कभी भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती है, पहला प्रोविज़न। दूसरा प्रोविज़न क्या है, जब भी जो मनी बिल होगी वो लोकसभा में पास हो जाने के बाद राज्यसभा में जाएगी। राज्यसभा ना ही इसको रिजेक्ट कर सकती है और ना ही इसको अमेंड कर सकती है। राज्यसभा के पास जब लोकसभा से पास होके बिल जाएगी राज्यसभा में, तो राज्यसभा ना ही इसको रिजेक्ट कर सकती है, ना ही इसको अमेंड कर सकती है। हाँ, इसको रिकमेंडेशंस कर सकती है, यानी ये रिकमेंड कर सकती है लोकसभा को कि ये कीजिए। फिर ये मर्जी है लोकसभा की कि वो इसकी रिकमेंडेशंस माने या ना माने। और जब भी ये लोकसभा बिल पास करेगी, मनी बिल राज्यसभा के पास जाएगी, राज्यसभा को विद इन 14 डेज ये जो बिल है ये लोकसभा को वापस करनी है। अगर 14 डेज तक नहीं की तो लोकसभा इस बिल को पास कर देगा तब भी, यानी राज्यसभा ने वापस नहीं की लेकिन फिर भी लोकसभा इसको पास कर देगा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगी और प्रेसिडेंट उसको यूजुअली साइन कर लेता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है ना ये मनी बिल, ये होती है विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको साइन कर देता है। तो इसमें जो राज्यसभा की पावर है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू लोकसभा। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट है, राज्यसभा कैन रिजेक्ट मनी बिल। मैंने आपको पहले ही बोला राज्यसभा कभी भी मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। दूसरी देखिए, राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशंस ऑन ए मनी बिल। जी हाँ, मैंने आपको बोला कि राज्यसभा रिकमेंडेशंस कर सकती है लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ये रिकमेंडेशंस अब मर्जी है लोकसभा की एक्सेप्ट करे या ना करे। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट ए मनी बिल, बोलता है राज्यसभा कभी भी मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये भी बिल्कुल राइट है। चौथा है ऑप्शन, राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज। एब्सोल्युटली राइट, हमने अभी बोला अगर 14 डेज के अंदर नहीं करता है तो लोकसभा फिर खुद ही उस बिल को पास कर देता है। लास्ट पे क्या है, राज्यसभा कैन अमेंड ए मनी बिल। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो राज्यसभा है ना ये अमेंड कर सकती है ना ये रिजेक्ट कर सकती है।
है, खाली रिकमेंडेशंस कर सकती है, और वो रिकमेंडेशंस अप टू लोकसभा वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। तो इसका जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और पांचवा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 5। कहाँ पे है 1 और 5? ये सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया आज, उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको पहले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पे हम, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, तभी मैंने आपको बोला अगर आप स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल है, कुछ क्वेश्चन वन लाइनर है। तो हर तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो पहले 3 पार्ट्स है वो कंपैरेटिवली थोड़े से ईजी है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मैं लेवल इंक्रीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि टॉप 500 MCQ हमें सॉल्व करने हैं इसमें। देखिए यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, प्रोविजंस दिए और कंटेंट इन, यानी ये जो प्रोविजंस है ये किस आर्टिकल के साथ डील करते हैं। सबसे पहले जो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये रिट जुरिस्डिक्शन क्या होती है? जब भी हमारा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ तो हम उनके एनफोर्समेंट के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्या रिट जुरिस्डिक्शन क्या हो गई? जब भी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हम कहाँ जा सकते हैं? या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 2 to 6। ये याद रखना आप, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 तो, और हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 2 to 6। तो ए का हो जाएगा 32 कहाँ पे है? यानी पहले का हो गया 4। उसके बाद अगर हम बात करें सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, इसका हो जाएगा आर्टिकल 300, यानी आर्टिकल 300 में ये प्रोविजंस मेंशन्ड है, यानी बी का हो जाएगा आर्टिकल 303। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आती है अंडर आर्टिकल 2 to 6 में, और 2 to 6 कहाँ पे है? ये रहा 2 पे, 2 to 6। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ सोर्स ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू होते हैं उसकी जो पावर है उसका सोर्स क्या है? देखिए जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? जुडिशियल रिव्यू होता है, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया किसी भी इशू के रिलेटेड, 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हम इससे अच्छा डिसीजन दे सकते हैं, यानी इसके जो हमने पहले 10 साल पहले डिसीजन दिया था इस डिसीजन को हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी ग्राउंड पे कोई भी वजह हो सकती है, तो वो अपने ही डिसीजन को, अपने ही जो वर्डिक्ट होगी उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। और ये आता है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 13 कहाँ पे? ये रहा आर्टिकल 13(1) पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4321, 4321, 4321, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आज डिस्कस किया इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। जो यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की और रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की, ये यहाँ पे जो रिट जुरिस्डिक्शन होती है ना हाई कोर्ट की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना रिट जुरिस्डिक्शन, इसमें इस्तेमाल होती है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन इसमें फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी यूज़ होती है रिट जुरिस्डिक्शन। इसीलिए हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है वो लार्ज, उसका जो स्कोप होता है वो ब्रॉड होता है एज़ कम्पेयर टू द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगेन जो हाई कोर्ट होता है वो रिफ्यूज़ कर सकता है रिट जुरिस्डिक्शन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। यानी जब भी हम गए एनफोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट के पास, ये हाई कोर्ट मना भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आता है अंडर आर्टिकल 32, जो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो आती है अंडर आर्टिकल 32, एंड आर्टिकल 32 इज इन इट सेल्फ ए फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट का वायलेशन कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो 2 to 6 आर्टिकल के अंडर एनफोर्समेंट हाई कोर्ट के पास है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे चलते देखते अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। द वर्ड बजट इज़ मैंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो वर्ड बजट है वो कौन से आर्टिकल, वो इंडिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है? देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसको बी टिक कर रहे होंगे, बी इसका राइट आंसर कर रहे होंगे, लेकिन ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सबको पता होती है, लेकिन उसके बावजूद हम इसको गलत करके आते हैं। ये जो है बजट
आर्टिकल 100 जो बजट के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, जाहिर सी बात है वो आते हैं अंडर आर्टिकल 112 में, लेकिन वहाँ पे बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये बात आप याद रखिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 112 है उसमें लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पॉपुलर नेम क्या है, बजट है, लेकिन बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी नन, यानी बजट नहीं, अगर इसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता तब हम इसका राइट आंसर करते आर्टिकल 112, लेकिन बजट लिखा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। बजट क्या होता है, देखिए ये जो एस्टीम्ड रिसिप्ट्स होती है और एक्सपेंडिचर्स होती है उसके बारे में बोलता है बजट। इसके अलावा एस्टीमेट्स ऑफ रेवेन्यूज़ हो गया, एस्टीमेट्स ऑफ कैपिटल रेवेन्यू हो गया, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बारे में। उसके अलावा जो वेज एंड मीन्स होती है टू रेज रेवेन्यू, रेवेन्यू को रेज करने के लिए जो वेज एंड मीन्स होते हैं उसका होता है बजट में। उसके अलावा जो एस्टीमेट होता है रिसिप्ट्स का फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर उसकी बात होती है। और जो लास्ट यानी जो एंड हो गया फाइनेंशियल ईयर उसमें क्या जो बजट अगर सरप्लस रहा, बजट अगर डेफिसिट रहा, क्यों रहा, उसका रीजंस वगैरह सारी चीज़ें किस में आती है, बजट में आती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। और ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया में वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ये हो गया फाइनेंशियल ईयर। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी एक बार कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ये रिपीट हो गया यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये है द साइलेंट फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये कौन से फ्यूचर्स उसके हैं। आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई थी वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है इंडिया में वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। यानी जो मेजर फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमने कहाँ से बारो किए, वो हमने किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देखिए इसमें इसका कौन कौन सा फीचर है। सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था 1935 में, जाहिर सी बात है। तो इसका जो फीचर्स है वो कौन कौन से हैं। पहला है ऑल इंडिया फेडरेशन, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर। देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब क्या था कि मतलब जो इंडिया है वो एक फेडरेशन की तरह काम करेगी। फेडरेशन जहाँ पे पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जो पावर डिवाइड की वो 3 लिस्ट में की, तीन लिस्ट बनाई, फेडरल लिस्ट बनाई, ठीक है। इसी तरह से प्रोविंशियल लिस्ट बनाई और क्या बनाई, प्रोविंशियल लिस्ट के अलावा कनकरेंट लिस्ट बनाई, ठीक है। देखिए अब अगर यहाँ पे फेडरेशन का कंसेप्ट आया यानी कि जो इंडिया है इसको अब पार्ट्स में इसकी जो पावर है उसको शेयर किया जाएगा। ये कंसेप्ट आया कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब उसको चलाने के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होगी, उसके लिए 3 लिस्ट्स बनाई गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। यानी जो भी फेडरल लिस्ट में प्रोविजंस मेंशन थे उन पे किसका जो कंट्रोल था वो था सेंट्रल गवर्नमेंट का। प्रोविंशियल लिस्ट के लिए जो भी प्रोविजंस थे उनमें किसका कंट्रोल था, उसके लिए उस पे प्रोविंसेस का कंट्रोल था। और जो कनकरेंट लिस्ट में प्रोविजंस थे उस पे किसका कंट्रोल होता था, दोनों का, यानी सेंट्रल का भी और प्रोविंसेस का भी। और जो रिजिडरी पावर होती है, रिजिडरी पावर थी वो किसके पास थी, वो थी वाइसराय के पास। रिजिडरी पावर्स क्या होती है, यानी ना वो फेडरल लिस्ट में आती थी, ना वो प्रोविंशियल लिस्ट में आती थी और ना ही वो कनकरेंट लिस्ट में आती है। ऐसी पावर्स को हम रिजिडरी पावर्स बोलते थे और ये रिजिडरी पावर्स होती थी वाइसराय के पास। तो पहला इसका है यानी ऑल इंडिया फेडरेशन इसका फ्यूचर है। दूसरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी इसका फ्यूचर था। देखिए ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या था, इससे पहले हुआ था 1919 का एक्ट। इसमें क्या थी, जो प्रोविंसेस थी वहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी।
डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन जब 1935 का एक्ट हुआ, इसमें डायरकी को प्रोविंसेस में ख़त्म करके कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सेंटर में। और जो प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म कर दिया गया, उसकी जगह क्या वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोविंशियल एटोनॉमी। इसी तरह से डायरकी एट सेंटर, मैंने अभी आपको बोला, प्रोविंसेस से जो डायरकी है उसको ख़त्म करके डायरकी कहाँ पे रख दी गई है, सेंटर में। एबोलिशन ऑफ डायरकीज इन द स्टेट्स, और जो डायरकी है उसको स्टेट में ख़त्म करके कहाँ पे स्टार्ट कर दिया, सेंटर में। तो उसके चारों राइट हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑल आर करेक्ट। 1 2 3 4 यानी क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल आर ट्रू। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक अच्छी लग रही होंगी। ये जो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, फिर प्रोविंशियल एटोनॉमी, ये कुछ फीचर्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रहे थे। आई होप आपको ये भी चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलते करते हैं। जस्ट ए मिनट। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है शेड्यूल्स के रिलेटेड, यानी कौन सा शेड्यूल किस प्रोविजन के साथ डील करता है। पहले थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल किसके साथ डील करते हैं, देखिए थर्ड शेड्यूल जो है वो करता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, यानी जो ओथ और एफर्मेशन होगा उसके रिलेटेड थर्ड शेड्यूल है। और थर्ड शेड्यूल में किसके ओथ और एफर्मेशंस होते हैं, वो आ जाते हैं आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जजेस होते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसी तरह से जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है और जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। इन सब के जो ओथ्स एंड एफर्मेशंस होते हैं वो आते हैं आपके थर्ड शेड्यूल में। तो ओथ और एफर्मेशंस पे कहाँ है, 5 हो गया था, यानी पहला का आ जाएगा 5। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल में क्या आता है, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, मतलब रिलेटेड टू जो रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम से रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड था। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ज़मींदारी सिस्टम के रिलेटेड, और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ज़मींदारी सिस्टम के रिलेटेड, वो किस में आ जाएंगी, नाइन्थ शेड्यूल में। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू। इसके अलावा ज़मींदारी के अलावा कुछ ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस इसमें रखे गए थे जिनको बोला गया था कि इनको अमेंड नहीं किया जाएगा, यानी इनकी जो भी एक्ट्स, जो भी चीज़ें इसमें रखी जाएगी उसकी वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स रखी जाएगी। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 3। यहाँ पे वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स नाइन्थ शेड्यूल में था। इसी तरह अगर मैं फोर्थ शेड्यूल की बात करूँ, फोर्थ शेड्यूल में आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में कौन सी जगह पे कितनी सीट्स आएंगी, क्या कुछ आएंगी, सारे एलोकेशन ऑफ सीट्स आते हैं फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें 2 आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं इस सब के साथ। वो कौन कौन से आर्टिकल्स है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउस। अपर हाउस हो गया यानी राज्यसभा। तो इसका हो जाएगा 531। और लास्ट पे क्या है यहाँ पे 10th शेड्यूल। जो 10th शेड्यूल है इट डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं ए पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ और मैं इलेक्ट हुआ हूँ ए पॉलिटिकल पार्टी से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने बी पार्टी ज्वाइन कर दी, तो मेरा जो मेंबरशिप है वो यहाँ से ख़त्म हो गई। तो मैंने जो पार्टी चेंज की तो मेरी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट भी ख़त्म हो जाएगी। इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। और ये जो 10th शेड्यूल था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। और ये आता है आर्टिकल 43 243 जी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा 5312। ये बी हो जाएगा 5 3 1 और 2। तो यहाँ पे आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। जस्ट ए मिनट। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे।
ये है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। देखिए मनी बिल के बारे में हमने पहले ही क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस किया। मैंने आपको बोला मनी बिल जिस तरह से सेंटर में प्रेसिडेंट की पावर्स होती है, इसी तरह से स्टेट में गवर्नर की पावर होती है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में हम सेंट्रल लेवल पे हमने देखा लोकसभा की पावर होती है, इसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ पे किसकी इस तरह की लोकसभा की तरह ही पावर होती है, वो होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। यानी अगर किसी भी स्टेट का जो हाउस है अगर वो बाई कैमरल है तो वहाँ पे दो हाउसेज होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। तो सेम वही पावर्स होंगी जो लोकसभा के पास थी, वही पावर्स होंगी किसके पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। और वही जो पावर्स थी राज्यसभा के पास वो होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल के रिलेटेड। यानी 14 दिन तक ये अपने पास रख सकती है, ना ही रिजेक्ट कर सकती है, ना ही अमेंड कर सकती है। और जब भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगी विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट होगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी स्टेट्स में है, इसके लिए आप याद रखना 2BMA कर। तो कितनी स्टेट्स होगी, 1 2 3 4 5 6, यानी इंडिया में 6 ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। वो कौन कौन सी है, तेलंगाना, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटका। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो आज के यहाँ तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, अगर आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू पंचायती राज। और यहाँ पे आप थोड़े से हैरान हो जाओगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान होती कभी कभी लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द बलवंत राय मेहता कमेटी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी। ये तो सिंपल है, आगे वाला है जो मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बोलूँगा है। जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी इसने क्या बोला था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो क्या होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में बोल दूंगा, फिर आप क्वेश्चन अपने आप ही कर लोगे। देखिए जो बलवंत राय, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ खाली जगह में, ये रहे बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी, ये बनी थी 1957 में। कब बनी थी, 1957 में। इसकी ओरिजिनली ये जो बनाई गई थी ना, ये बनाई गई थी टू एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके वर्क को एनालाइज करने के लिए बनाई गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ये ओरिजिनली पंचायती राज पे नहीं बनाई गई थी, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा। किस लिए बनाई गई थी, टू एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्किंग को एग्जामाइन करने के लिए बनाई गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की नवंबर 1957 में, तब इन्होंने रिकमेंडेशंस में बोला था कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने होंगे। लेकिन बनाया जो इसको गया था वो किस लिए बनाया गया था, वो बनाया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। पहली बात ये, इसने जो मेन चीज़ें बोली थी, पहले उन्होंने बोला था कि 3 टायर होना चाहिए, यानी 3 लेवल पे पंचायती राज होनी चाहिए। कौन कौन सा होना चाहिए 3 लेवल, ग्राम पंचायत होना चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए और ज़िला परिषद होना चाहिए। और बोला था इसमें जो ग्राम पंचायत है इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए और बाकी जो पंचायत समिति है और ज़िला परिषद है इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो ज़िला परिषद है, जो ज़िला परिषद है ये एडवाइज़री बॉडी होगी। ज़िला परिषद क्या होगी, एडवाइज़री बॉडी होगी और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होगी। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो कौन होगी, वो होगी पंचायत समिति। और उन्होंने उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली थी, वो ये बोली थी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो होगा चेयरमैन किसका, ज़िला परिषद का। यानी जो 3rd लेवल टॉप लेवल की ज़िला परिषद होगी उसका चेयरमैन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली थी। फिर उसके बाद 1958 जनवरी 1958 में इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट कर दी थी। और सबसे पहले राजस्थान ने
राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस पे पंचायती राज था वो स्टार्ट किया था सबसे पहले राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 ने, और वो भी कहाँ पे, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनागोरेट किया था। उसके बाद राजस्थान के बाद इसको फॉलो किया था आंध्र प्रदेश ने, और उसके बाद इसी तरह से देयर आफ्टर मोस्ट ऑफ द जो इंडियन स्टेट्स थी उन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। ये था थोड़ी सी जो ब्रीफ हिस्ट्री थी बलवंत राय मेहता कमेटी की, जिसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए अब क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा यहाँ पे हमें। According to Balwant Rai Mehta committee, the district collector should be kept away of the जिला परिषद। ऐसी तो उसने कोई बात ही नहीं बोली। A non voting member of जिला परिषद, ऐसी भी तो उसने कोई बात नहीं की। A member of जिला परिषद with the right to vote, ये भी नहीं बोला उन्होंने। The chairman of the जिला परिषद, हमने ये बात यहाँ पे डिस्कस की कि जो उसके प्रोविजंस थे, one of the provision was the chairman of the जिला परिषद should be district collector। चलते देखते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बलवंत राय मेहता कमेटी सही है। आई होप आपको ये अब क्लियर हुआ होगा, खुद ही आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। द बलवंत राय मेहता कमेटी वाज ए कमेटी ऑन। देखिए ये जो क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करके आ जाते हैं, आप लोग क्या करोगे, राइट आंसर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना लोगे। लेकिन क्या है, ये जो कमेटी थी ना, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे नहीं थी। हाँ, अब अगर यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑप्शन में नहीं होगा तब आप जा सकते हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे। अदरवाइज़ आप अगर जहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑप्शन में होगा वहाँ आप पंचायती राज पे नहीं जा सकते, क्योंकि इसका जो बेसिक पर्पस था वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो 1952 में बनी थी उनकी जो वर्किंग है उसको एग्जामाइन करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो उसने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसके साथ। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज के रिलेटेड है। पंचायती राज फॉर्म ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड फर्स्ट बाय इन ऑर्डर। जो पंचायती राज थी वो सबसे पहले किसने अडॉप्ट की और फॉलो किसने उसको किया। तो मैंने अभी ये क्वेश्चन भी बोला, पहले राजस्थान फिर मध्य प्रदेश नहीं, पहले आंध्र प्रदेश फिर वेस्ट बंगाल नहीं, पहले राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश। जी हाँ, पहले राजस्थान ने 2 अक्टूबर को अडॉप्ट किया था नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद उसको फॉलो किसने किया था, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद बाकी स्टेट्स में आ गई थी ये चीज़ें। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर नहीं है तो चलते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस होते हैं वो वर्क करते हैं डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, 2 ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे खुद दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ। 2 ऑप्शन में क्या क्या दे दूँ, सी और डी। सी दे देता हूँ आपको मैं, लॉ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लॉ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और डी में दे देता हूँ आपको हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। अब कीजिए इस क्वेश्चन को, बोलते हैं जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होते हैं वो वर्क करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में वो वर्क करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। ये जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं और सेशन जजेस होते हैं वर्क किसके अंडर करते हैं, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के अंडर। लेकिन इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस और सेशन जजेस अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट वी इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है वो डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करता है। इसी तरह अगर मैं बाकी जजेस की बात करूँ, बाकी जजेस को भी गवर्नर ऑफ स्टेट ही अपॉइंट करता है विद इन कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो नॉर्मल सी चीज़ है कि गवर्नर अपॉइंट करता है और कंसल्टेशन किससे लेता है, स्टेट हाई कोर्ट से। लेकिन जब बात आती है अदर जजेस की, उसको गवर्नर अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट हाई कोर्ट। तो ये यहाँ पे आप चीज़ अच्छे से याद कर लेना। तो गवर्नर क्या होता है, देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ये बोला गया था ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बोला गया था कि देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, लेकिन फिर हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसमें बोला गया कि कॉमन गवर्नर भी हो सकता है, यानी दो या दो स्टेट से ज़्यादा कॉमन गवर्नर भी हो सकते हैं। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन है फिर से पंचायती राज पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा BAG, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पंचायती राज अशोक मेहता कमेटी, यानी बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद एक और कमेटी आई थी जो कि पंचायती राज पे थी। वो कौन सी थी, वो थी आपकी अशोक मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी। ये 1977 में फॉर्म की गई थी। ये स्पेशली किसके लिए बनाई गई थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। और इसने 132 रिकमेंडेशंस दी थी। जब जनता गवर्नमेंट बनी थी ना 1977-78 में, तब इन्होंने ये वाली कमेटी अशोक मेहता कमेटी बनाई थी और उसने 132 रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें उसने बोला था 3 टायर नहीं बल्कि हमें 2 टायर सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। और बोला था जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा मतलब लोग होंगे वहाँ पे हमें एक इंटरमीडिएट लेवल की यानी 2 लेवल की जो पंचायत राज है उसको इंस्टीट्यूट करना चाहिए। फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बात की थी कि रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करेंगे पंचायती राज इलेक्शंस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस उन्होंने दी थी, लेकिन ड्यू टू द लैप्स ऑफ जनता पार्टी ये जो रिकमेंडेशंस थी उनको अडॉप्ट नहीं किया गया था। फिर भी कुछ स्टेट्स थी, जैसे अगर मैं बात करूँ कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ने फिर भी इसको अडॉप्ट किया था, कोशिश की थी इस सिस्टम को अडॉप्ट करने की, जो रिकमेंडेशंस थी अशोक मेहता कमेटी की 1978 में। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। A president rule can be imposed in a state under the provision of। जो प्रेसिडेंट रूल होगा वो स्टेट में कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। देखिए जो आर्टिकल 356 होता है और जो आर्टिकल 365 होता है, इसमें जब भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है वो फेल हो जाए अगर, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे अपना रोल, या जिसको हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी याद करते हैं या उसको हम प्रोनाउंस करते हैं, तो वो हो जाता है अंडर आर्टिकल 356 एंड अंडर आर्टिकल 365। देखो 356 क्या होता है, जब भी किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो स्टेट ना चले, तो उसको 356 आर्टिकल के अंदर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। और अगर सेंटर की डायरेक्शंस के खिलाफ कोई स्टेट चले उस पे अंडर आर्टिकल 365 वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज हो जाता है। इसी तरह एक और नेशनल इमरजेंसी होती है जो 352 में आती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, वहाँ पे आप देख लीजिए। इसके अलावा जो स्टेट इमरजेंसी होती है या प्रेसिडेंट रूल होता है वो 356 और 365 में आता है। इसी तरह से स्टेट इमरजेंसी हो गई और फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाता है 360, यानी प्रेसिडेंट को जब लगे कि जो इंडिया की हमारी कंट्री की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो वर्स टू वर्स हो रही है, अब हमें खर्चे इवन पूरे नहीं कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है फाइनेंस के रिलेटेड, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। लेकिन अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है और स्टेट इमरजेंसी तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इम्पोज हो गया है। चलते हैं डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम
पंचायती राज इज़ अ सिस्टम ऑफ, तो मुझे नहीं लगता ये फिर से कोई डिस्कस करने वाली बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ही बोल दीजिए, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे है आर्टिकल्स के रिलेटेड है, एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी पे हम आज का जो लेक्चर है वो कंक्लूड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये याद रखना। आर्टिकल 153 बोलता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ऑब्वियसली ऑफिस 153 बोलता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, जो मैंने आपको पहले ही बोला। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1956 में, उसने बोला कि 2 स्टेट से भी ज़्यादा एक कॉमन हाई कोर्ट, एक कॉमन गवर्नर हो सकता है, ये बोला था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। आर्टिकल 153 डील किसी के साथ करता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर के साथ, ये बिल्कुल राइट है। आर्टिकल 156 टर्म ऑफ गवर्नर, ये